चलिए, बायोलॉजी में जहाँ से ये क्वेश्चन पूरा बना है, सब क्वेश्चन इसमें एक ठाई किया गया है। ये पहला है स्वपोषी, हाँ? पोषण एवं विषम पोषण में अंतर क्या है? पहले बता दें कि कौन-कौन सा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक? दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्वचित सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है पौधा? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका है, क्या है? वो लिखना है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से इन जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न क्या है? मतलब इस तरह से इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, 25 गो। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ है। उसके बाद 50 सही विकल्प चुनकर लिखने वाला इसमें दिया हुआ है, और 30 गो रिक्त स्थान वाला, 30 गो एक शब्द वाला। देखते हैं आज कितना हो पाता है। चुपचाप क्या करना है, देखना है, कॉपी में पहले लिखे होगे तो उसको क्या करना, हिला लेना। देखो, सबसे पहले हम जैव प्रक्रम पूरा डिटेल में पढ़ाए होंगे, है ना? ये सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। पहला क्वेश्चन है कि स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर। तो स्वयं पोषी पोषण में जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी का मतलब यही होता है कि वो भोजन अपना स्वयं बनाता है। जैसे हम लोग जो है वो स्वपोषी नहीं है, क्या है? परपोषी है। पेड़ पौधा क्या हो जाएगा? स्वपोषी। जबकि विषम पोषी पोषण में जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं। बस इतना अंतर हो जाएगा, दोनों में अंतर से सीख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन-सी सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होती है, उसमें पौधा कहाँ से कच्ची सामग्री प्राप्त करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जल, मृदा से, मृदा मुद्रा नहीं, क्या होगा? मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से एवं ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है। इतना ही लिखना है। लिखा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जो है जल, वो मृदा से, मिट्टी से, है ना? जल कौन ले जाता है? जल जाइलम, हाँ, जड़ जाइलम, तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है, और ऊर्जा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कर लेता है। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में, आमाशय बोले तो एस्टोमक, ये देख रहे हैं आमाशय, इसमें अम्ल की क्या भूमिका है? कि हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगर भोजन के साथ मान लो कोई हानिकारक जीवाणु भी चला गया, है ना? क्या करेगा? अम्ल उसको मार देगा, नष्ट कर देगा, तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। माध्यम क्या बनाता है? अम्लीय। तो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में अम्ल या अम्लता एसिडिटी पैदा करता है। और ज़्यादा भी अगर अम्लीय हो जाए, क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाता है। जैसे नहीं पचता है तो फिर इनो पीना पड़ता है, या नींबू पानी घोर के पीना पड़ता है ना? ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से या आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है, तथा माध्यम को अम्लीय बना देता है। तो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में अम्लीयता एसिडिटी पैदा
करता है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइमों जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को अम्लों में तथा प्रोटीन को एमिनो एसिड में, हाँ, प्रोटीन को किसमें बोलता है? एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करता है। ये होता है पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम मतलब जो हमारे पचाने में सहायक करे एंजाइम। किसी किसी का नहीं पचता है, एंजाइम पीता है ना, एंजाइम का बोतल आता है पीने उने के लिए। पाचक एंजाइम क्या करता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करके भोजन को पाचन करने में सहायता करता है। यह है पाचक एंजाइम का कार्य। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से इन जीवों से ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है? तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ, सर्वप्रथम कोशिका द्रव में ग्लूकोज का विखंडित होकर 3 कार्बन अणु देता है। ये पाइरूवेट या पाइरूवेट कहते हैं। देखो, ये है ग्लूकोज के C6 होता है कोशिका द्रव में। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है। 2 प्रकार के श्वसन पड़ते थे, एक वायवीय, एक अवायवीय। हाँ, पाइरूवेट में 3 वायु अणु में प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशिका कोशिका में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जम जाता है, और ये लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण ही शरीर दर्द करने लगता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा प्लस, ठीक है, यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इतना नहीं लिखने का आएगा, बस एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। मान लीजिए पाइरूवेट, ये ऑक्सीजन की हमारी कोशिकाओं में शरीर दर्द करने लगता है, या किस अम्ल के जमाव के कारण शरीर दर्द करने लगता है, या खिलाड़ी की थकावट आ जाता है, इससे रिलेटेड करके पूछेगा। तो लैक्टिक अम्ल। मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मालूम होगा। मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्य के रक्त, लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक यानी हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन के ही द्वारा न होता है ऑक्सीजन का परिवहन। एक लाइन में वो भी आप याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? हमारे फुसफुसों के मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिन्हें कूपिका कहते हैं। एलिवोली था, एकदम गोला गोला छोटा छोटा चित्र याद आ रहा है? भी देना चाहिए था। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके, और इस प्रकार गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुसों में अधिकतम क्षेत्रफल अभिकल्पित किया जाता है। नेक्स्ट है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादप मतलब पेड़ पौधा। इसमें जल कैसे जाता है मालूम है? जल कैसे जाता है? और उसके बाद पूछा है खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो पादपों में जल एवं खनिज लवणों का वहन संवहन ऊतक जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, यही याद रखना है कि जाइलम के द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? वसा का पचना कहाँ होता है? कहाँ से स्टार्ट होगा? वसा मुख से पचेगा? ऐसा नहीं कि मुख से स्टार्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट है जो मुख से पचना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वसा जो है देखो कहाँ पचेगा? हमारे शरीर में वसा का पचना क्षुद्रांत के ऊपरी भाग गृहणी में होता है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्षुद्रांत मतलब कहता है छोटी आंत के ऊपरी भाग गृहणी में होता है, जहाँ पित्ताशय से क्षारीय पित्त रस पित्त नली द्वारा भोजन में मिलता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्ताशय से स्रावित होता है, जमा होता है पित्ताशय में। स्रावित कहाँ से होता है? लिखवाएं, बताओगे? यकृत से, है ना? याद रखोगे। भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। जब पित्त मिलेगा तो क्या बना देगा भोजन को? क्षारीय बना देता है। इससे अग्नाशय से प्राप्त पाचक रस सक्रिय होते हैं। पित्त रस वसा को इमल्सिफाई कर देता है तथा अग्नाशय रस से प्राप्त लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड वसा पाचन वासीय अम्लों में कर देता है। इस प्रकार वसा का पाचन हमारे शरीर के क्षुद्रांत के ऊपरी भाग में होता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो क्या लगाओगे? ये वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, है ना? क्षुद्रांत नहीं लिखा रहेगा तो छोटी आंत। बात समझ में आया? अगर लिखने का मन होगा तो इसे लिख लेना, है ना? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10-10 करके ये प्रीवियस ईयर वाला जितना है उसको करा दे रहे हैं, बाकी सब जो पढ़ रहा है वो चलेगा वैसे ही, लमसम खत्म। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? जो भोजन है के पाचन में लार की भूमिका क्या है? तो मुंह में स्थित लार ग्रंथियां लार निकल कर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना और लसलसा बना देती है। इससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड को के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा, मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं और इस तरह बार बार भोजन के पचने में अहम इस तरह लार भोजन के पचने में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला देख लो, जाइलम एवं फ्लोएम। सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थों में वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम पादपों में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिज को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं। ये हुआ जाइलम का कार्य। जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित, इसके द्वारा निर्मित, पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का वहन करते हैं। ये काम है, ये जाइलम का काम है। ये क्या काम है? फ्लोएम का। जाइलम का क्या काम है? जाइलम करता है कि पादपों में जड़ों के द्वारा, किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य। क्वेश्चन है कि जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती है? मालूम है? देखो मछली भी सांसें न लेती है जी, ऑक्सीजन लेती है वो भी, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेती नहीं है। लेकिन पूछ रहा है कि मछलियां जब जल से बाहर निकालोगे तो क्यों मर जाती है? मालूम होना चाहिए। जो मछली है ये घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसे लेती है जल के माध्यम से। हम लोग का ऐसे ही लेते हैं ना। मछलियाँ गिल्स की सहायता से श्वसन करती है। हर जगह श्वसन अंग लिखवाए होंगे 10 12 15 गो। कौन किसका कौन श्वसन अंग है? तो मछलियाँ जो गिल्स की सहायता से श्वसन करती है और इसके लिए वे जल में घुली ऑक्सीजन
को ही अवशोषित करने में सक्षम होती है। का जो क्षमता है वो क्या करेगा? जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसी को लेगा। ने बाहर भी ऑक्सीजन है लेकिन बाहर का ऑक्सीजन नहीं लेगी। मछलियाँ वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाती। हम लोग वह क्या करते हैं? वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। अतः जल से बाहर निकाले पर श्वसन के अभाव में मर जाती है। इस तरह से बता सकते हो, लिख सकते हैं। जनरल सा क्वेश्चन है, बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी से हरे पेड़ पौधे विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? सोचो। सोचो जरा, अगर पृथ्वी पे पेड़ ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? संपूर्ण जीव पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर होता है? पौधों पे। हम लोग भी किस पे निर्भर है? पौधों पे। गेहूं चावल जो भी होता है ये सब प्लांट पौधा ही कहलाता है ना? वो भी नहीं ना होगा? पौधा का मतलब खाली बड़े बड़े यही नहीं देखना है, वो भी प्लांटे में आता है। इसलिए हम सभी जीवों भूखमरी से मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब देखकर नेक्स्ट है वसा के इमल्सीकरण। हाँ, इम्प्लीफिकेशन, मल्सीकरण क्या महत्व है? भोजन में वसा बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है जिन पर पाचन एंजाइम को क्रिया करने में कठिनाई होती है। इमल्सीकरण में पीत रस द्वारा वसा की बड़ी बड़ी कणिकाओं को यांत्रिक रूप से छोटी छोटी कणिकाओं में विभक्त कर दिया जाता है। इससे इससे एंजाइम की क्रिया आसान हो जाती। देखो नेक्स्ट, तरह के आहार नाल के अंदर भोजन में गतिमान होने का क्या कारण है? आहार नाल पढ़े हैं, ये आहार नाल जो है ये भोजन के गतिमान होने का क्या कारण है? ये भी एक क्वेश्चन था कि कैसे भोजन जाता है, तो क्रमानुकुंचन गति से। भोजन नली की दीवारों में मांसपेशियां होती है जो लगातार संकुचन या क्रमानुकुंचन है ना, संकुचन विमोचन करती रहती है, जो पूरी आहार नाल में होती रहती है। इसके फलस्वरूप भोजन आहार नाल में आगे गतिमान होता रहता है। जैसे खाते हैं तो दिखाए थे कैसे यहाँ से गतिमान होके जाता है। कहीं जाता है तो कभी कभी पानी पी के अंदर पड़ी के ढकेलना पड़ता है, कभी कभी अटकता है तक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर के, मनुष्यों में रक्त का परिसंचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है? तो मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त संचरण का एक चक्र में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़े थे तो ये बात दिखाए भी बताए थे कि एक जो खून है कितने बार जाता है हृदय में? 2 बार। एक बार दाहिने भाग में ऑक्सीजन रक्त है ना, ऑक्सीजन से युक्त जो है वो दाहिने भाग में, और दूसरी बार बाएं भाग में ऑक्सीजन जनित रक्त। इसलिए मनुष्य में रक्त का दोहरा परिसंचरण या संचरण कहलाता है। याद रहेगा? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होने से क्या लाभ है? मानव हृदय में कितना कपाट होता है? 4 कपाट, 4 कोष्ठक, ये भी याद रखेंगे। हाँ, फोर्थ चैम्बर। मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। हिंदी में प्रकोष्ठ, इंग्लिश में चैम्बर या कोष्ठ है ना। दोनों बाएं प्रकोष्ठ पूर्णतः दोनों दाएं प्रकोष्ठ से पृथकीकृत होते हैं। यह ऑक्सीजन जनित एवं ऑक्सीजन जनित रक्त को आपस में मिश्रित होने से रोकता है। एक ऑक्सीजन जनित, एक ऑक्सीजन रहित हो जाएगा है ना, एक ऑक्सीजन युक्त, एक बिना ऑक्सीजन वाला, मिश्रित होने से रोकता है। इससे ऑक्सीजन जनित रक्त संपूर्ण शरीर को उपलब्ध कराने में क्षमता बढ़ जाता है। ऑक्सीजन जनित मतलब कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो। इस 18 नंबर क्वेश्चन, क्यूधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। यह कब और कहाँ उत्पन्न होती है?
ऊर्जा मुद्रा का नाम है, इसे एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट एटीपी। इसका उत्पादन जीवधारियों में श्वसन के समय एवं पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय भी होता है। अगला है कस्कुटा, टिक्स, लीच में क्या समानता है? ये देखो, कस्कुटा, देखा है कस्कुटा, ये जोक है। और ये देखो, ये जो पेड़ पौधा पर रहता है हरियर हरियर परजीवी, वो है। तीनों ही परजीवी है, क्या है? हाँ, वे अपना पोषण पेड़ पौधे एवं जंतुओं के बिना उनका वध किए प्राप्त करता है। उसको मारेगा भी नहीं और अपना भोजन कर लेगा। नेक्स्ट है, सिराओं की दीवारों में धमनियाँ पतली क्यों होती है? ये भी याद रखेंगे कि धमनी क्या होता है? पतला। धमनी में रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को अधिक दाब के साथ, दान नहीं, यहाँ पे क्या होगा? दाब के साथ होता है, जबकि सिराओं में रक्त शरीर विभिन्न भागों से हृदय तक एकत्रित होता है। इससे कोई अधिक दाब नहीं होता है, इसलिए सिराओं की दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली होती हैं।